नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश तक में आज की हर बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हैं। शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। गुजरात और महाराष्ट्र के पास समंदर में बड़ी हलचल है। तूफान निसर्ग अब तट से कुछ घंटे की दूरी पर है। पहले ही दोनों राज्यों में कोरोना बड़ी मुसीबत बना हुआ था और अब तूफान का नया बखेड़ा। जब तूफान टकराएगा तो 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं गुजरात के कई इलाकों में बारिश तेज हो चली है। अभी बंगाल और ओडिशा में आए चक्रवाती तूफान अम्फान की तबाही से निपट ही रहे थे कि अरब सागर में एक और बवंडर उठ खड़ा हुआ है। समंदर में हवाएं तेज हो रही हैं। कोस्ट गार्ड मछुआरों को तुरंत समंदर से बाहर निकलने की चेतावनी जारी कर रहे हैं। लगातार बारिश और मौसम खराब होने के कारण समुद्र तूफान की आशंका है, इसलिए आपको सभी जल्द से जल्द अपनी बोट हार्बर की ओर ले जाएं। इस बार जिस तूफान का खतरा मंडरा रहा है उसे निसर्ग नाम दिया गया है। तूफान गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है, जिसने सबकी सांसें बढ़ा दी है। चक्रवाती तूफान निसर्ग 3 जून को दस्तक दे सकता है। इसके मद्देनजर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली में अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। भारी बारिश की भी आशंका जताई गई है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि इसका असर अम्फान तूफान से कम होगा। ये साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा अभी 6 घंटे के बाद और फिर वेरी सीवियर साइक्लोनिक भी बन सकता है, मगर उतना स्ट्रांग नहीं। उसकी स्ट्रेंथ तो हमने कहा था उस समय 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की हवाएं होंगी और 185 तक जा सकती है। इसमें जो हमारा अभी आंकलन है वो करीब करीब ये मान के चले 110-120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की, जो आप इसमें देख भी सकते हैं। यहाँ पर 100 अभी तक बताया गया, बस थोड़ा सा और पास जाके बढ़ भी सकता है। दोनों की राज्य सरकारों ने समंदर के पास और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को निकालने का आदेश दिया है। गुजरात के तटीय इलाके से 20,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। राज्य सरकार और एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। लोगों को सावधान रहने को कहा जा रहा है। गुजरात में तूफान निसर्ग का ट्रेलर दिखने लगा है। अहमदाबाद में बीती रात जमकर बारिश हुई है। गुजरात में खेड़ा और नाडियाड शहरों में भी तेज हवाएं और बारिश से मौसम को बदल दिया है। गुजरात के नवसारी के आसपास के समंदर में तो ऊंची लहरें भी उठनी शुरू हो गई हैं। प्रशासन ने लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की हिदायत दे दी है। जो इन गांवों के जलालपुर के 15 गांव और गणदेवी के 24 गांव हैं, उनके तलाटियों को, सरपंचों को अलर्ट कर दिया गया है। लाइजन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट कर दी गई है, जो ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ असर होने की शक्यता है, किन लोगों को शिफ्टिंग करने की ज़रूरत है। वो सब सर्वे करके जैसा ज़रूरियात होगी उस हिसाब से शिफ्टिंग की कामगिरी की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक दमन दीव और दादर नगर हवेली में तूफान का असर सबसे ज्यादा रहेगा। दक्षिणी गुजरात के इलाकों में भी तूफान का असर ज्यादा होने की आशंका जताई जा रही है। अहमदाबाद से गोपी घांगर और मुंबई से विद्या और सौरभ बख्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। समंदर से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। वैसे सिर्फ गुजरात ही नहीं, मुंबई और उसके आसपास के इलाके और जिलों में भी तूफान का खतरा है। कल दोपहर तूफान के टकराने की चेतावनी है। तूफान महाराष्ट्र के रायगढ़ के हरिहरेश्वर, अलीबाग और दमन के बीच टकरा सकता है। मुंबई में शांत पड़े समंदर की चाल पर मत जाइए। ये तूफान से पहले वाली शांति है। एक तरफ मुंबई में कोरोना से जबरदस्त जंग, तो दूसरी तरफ तूफान की आहट। इस नई मुसीबत से मुंबई की सांस अटकी हुई है। आशंका है कि यह तूफान का असर मुंबई और पालघर पर दिखेगा। अरब सागर पर बना कम दबाव का क्षेत्र अगले कुछ घंटों में चक्रवात का रूप ले लेगा। फिलहाल यह मुंबई से 450 किलोमीटर दूर है। कल शाम या दोपहर तक इसके तट से टकराने की आशंका है। हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। मुंबई में बारिश का आगमन हो गया है और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि साइक्लोन निसर्गा अब सिटी के धीरे धीरे करीब आ रहा है।
आईएमडी के प्रेडिक्शंस के हिसाब से अगर अलीबाग में, मुंबई के अलीबाग में अगर साइक्लोन निसर्गा ने कल दोपहर या सुबह तक लैंडफॉल किया तो ये महाराष्ट्र का रिकॉर्ड हिस्ट्री का सबसे पहला साइक्लोन हो। मुंबई के अलावा ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण, डोंबिवली, मीरा भयंदर, वसई विरार, उल्लासनगर, बदलापुर और अंबरनाथ जैसे इलाकों में तूफान का असर देखा जा सकता है। इसके साथ ही रायगढ़ और पालघर में भी तूफान का असर दिखेगा। सारी तैयारियां पूरी हैं। लगभग 10 और 21 टीमें एनडीआरएफ की दोनों राज्यों में तैनात हैं और करीब 10 और टीमें रिजर्व में रहेंगी। मुंबई, ठाणे के साथ पालघर में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि 7 रिजर्व में हैं। मछुआरों को समंदर से वापस बुला लिया गया है। लेकिन खतरा तूफान से ज्यादा कोरोना के बीच तूफान आने का है। कोरोना के मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई आज तक। निसर्ग का मतलब ब्रह्मांड होता है। निसर्ग तूफान के बाद की तैयारियां कैसी हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए आपको बता दें कल दोपहर टकराने की आशंका है। इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग भी लगातार जारी रही। दो हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई के अलग अलग हिस्सों से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त सौरभ बख्तानिया हमारे संवाददाता मौजूद हैं और इसके साथ तनुश्री पांडे, दोनों का ही रुख करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको दरअसल जो बड़ी बातें हैं इस तूफान से जुड़ी हुई वो बताना बेहद जरूरी है। इसके पहले हमने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में देखा था अम्फान तूफान, और अब निसर्ग का खतरा बहुत बड़ा हो चला है। इसके मद्देनजर फिलहाल यहां पर हम वो हिस्से आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र कहां पर इस तूफान के टकराने की आशंका जताई जा रही है। अलीबाग, हरिहरेश्वर, रायगढ़, दमन, महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण गुजरात, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर ये तूफान कोहराम मचा सकता है। और इसी वजह से न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि गुजरात सरकार भी पूरी हाई लेवल मीटिंग के साथ ही पूरी तैयारियां कर लेना चाहती है। समुद्री इलाकों से लोगों को हटाने का काम पहले ही किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नजर इन दोनों ही राज्यों पर लगातार बनी हुई है। हमारे दोनों ही सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका रुख करते हुए तनुश्री, ये बताइए सरकार की तैयारी इस वक्त महाराष्ट्र में कैसी देखी जा रही है और इस वक्त हालात और मौसम का मिजाज कैसा बना हुआ है? हम आपको बता दें कि बारिश का आगमन हो चुका है, क्योंकि जो निसर्ग साइक्लोन है वो धीरे धीरे मुंबई सिटी के पास आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि कल सुबह या दोपहर तक इसका लैंडफॉल हो जाएगा अलीबाग एरिया में, मुंबई में, जहां पे बताया जा रहा है कि इसका लैंडफॉल होगा। तो अभी मौसम का ये मिजाज है कि बहुत बारिश होने की संभावनाएं हैं। बारिश स्टार्ट भी हो चुकी है सिटी के बहुत पार्ट्स में। और अब अगर स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की प्रेपरेशन की बात करें तो आपको बता देंगे कि 10 टीमें एनडीआरएफ की ग्राउंड पे ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी गई हैं। इसके अलावा 6 एनडीआरएफ की टीमों को स्टैंड बाय पे रखा गया है। इसके अलावा जो रेस्क्यू बोट्स आप देख सकते हैं, रेस्क्यू बोट्स को काम पे लगा दिया गया है और सारे जो मछुआरे हैं उनको बोला गया है कि आप लोग पानी से दूर रहें। इसके अलावा जो जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं, जितने भी लो लाइंग एरियाज मुंबई में हैं, वहां से लोगों को इवैक्यूएट करने की भी पूरी प्रिपरेशन कर ली गई है। अगर कल को ये सिचुएशन आई कि वहां के लोगों को भी हटाना पड़ेगा तो उसकी भी पूरी प्रिपरेशन कर ली गई है। और अभी सभी लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग घरों के अंदर रहें, अपने फोन्स को चार्ज कर लें, क्योंकि हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी जाए, और घरों के अंदर रहें। और अगर कोई बाहर फंस गया है तो पेड़ या किसी पिलर के नीचे ना सहारा ले, उसके नीचे ना खड़े हो। तो जीरो कैजुअलिटीज को अश्योर करने के लिए राज्य सरकार पूरे प्रेपरेशन, पूरे पुख्ता बंदोबस्त कर चुकी है। हम अभी जुहू बीच पे हैं, जहां थोड़ी देर पहले ही बहुत तेजी से बारिश हो रही थी और अभी बारिश रुकी है। तो आप देखेंगे कि रेस्क्यू बोट्स वापस से अपनी अपनी जगह ले चुके हैं। एनडीआरएफ की टीमें अपनी अपनी जगहों पे स्टैंड बाय पे खड़ी है। और जैसे ही, जिस तरीके से ही निसर्ग, साइक्लोन निसर्ग का धीरे धीरे जब वो पास आ रहा है मुंबई सिटी के, वैसे वैसे लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि हमको पता है कि कोरोना की हालत, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी तनुश्री आप दे रही हैं। दोबारा आपका हम रुख करेंगे और आपके पीछे समंदर की हलचल भी हम देख पा रहे हैं। और इसी वजह से मुंबई पुलिस की ओर से सौरभ मना किया गया है समंदर के आसपास लोगों को जाने के लिए। लेकिन आपके पीछे बहुत सारे लोग हमें मौजूद नजर आ रहे हैं, बहुत सारे युवा हैं। ये वहां पर क्यों खड़े हुए हैं और आप अपने आसपास क्या देख रहे हैं, किस तरह की तैयारी?
जी चित्रा, जिस वक्त जहां पर हम मौजूद है ये मुंबई से सटा पालघर का इलाका है, सातपति गांव में हम मौजूद है। सबसे पहले तो समुद्र का हाल आप देखें कि बहुत पूरी तरीके से उफान पर है, उफान मार रहा है ये समुद्र यहाँ पर। ये जहां पर इस वक्त मौजूद है चित्रा, ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर लगाए गए हैं, क्योंकि आपको बता दें 3 साल पहले इस गांव में इतनी बड़ी टाइड आई थी कि सारा का सारा समुद्र का पानी गांव के अंदर चला गया था। अब जो यहाँ के गांव वाले हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं। पहले तो वहां का हाल देखिए, जो घर है, घरों पर उन्होंने बड़े बड़े पत्थर लगा दिए हैं, गोनियों में भर के जो रेती को भरकर अपने छपरे को और अपने जो घर है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ युवा है यहाँ पे, वो बाहर निकले हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं और कितना खतरा अभी मंडरा रहा है? जैसे कि हवाएं चलेंगी और हवाएं इतने चलेगी कि मतलब पता नहीं चल रहा पक्का क्या हो रहा है। साइक्लोन भी फर्स्ट टाइम ऐसा आ रहा है। अब हम लोग के तरफ से सब प्रोटेक्शन ले रहे, किसी कोई मतलब मदद कर रहे कि जो यंगस्टर्स है वो प्रोटेक्ट कर रहे कि सबको मतलब घरों के आगे ऐसा कुछ रखा जाए कि जो थोड़ा फार तो मतलब प्रोटेक्ट हो सके। आप लोग को यहाँ से घर छोड़कर जाने के लिए कहा गया प्रशासन द्वारा कि आप लोग कहीं और चले जाए, तो वैसा आप लोग नहीं कर? हाँ, बोले उन लोगों ने बोला है कि यहाँ से किधर चले जाओ। वो लोग भी गाँव में ही जाने के लिए बोल रहे हैं। अभी इधर गाँव में जाने की जिसका है वो जा रहा है, किसका नहीं है वो रह रहा है। अभी और भी हम लोग का जो पूरा जो अपना डिपेंड है, हम लोग का बोट वो सब इस पे ऊपर डिपेंड है, तो हम लोग पूरा छोड़ के नहीं जा सकते। तब देखना होगा जब तूफान यहाँ पर आएगा। सबसे ज्यादा खतरा है इस इलाकों को। हाँ, तो हम लोग भी ऐसा अपने अपने घरों के सामने अभी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अभी हम लोग भी इधर से मतलब ये करने वाले, निकलने वाले। जैसे कि हाँ, अब जैसे कि लेडीज वो सब है, उसको हम लोग ने तो भेज दिया इधर उधर, जिसके नातेवाईक के उधर भेज दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि जितने भी जो लेडीज है, छोटे बच्चे हैं, जो बड़े बूढ़े लोग हैं। सौरभ, वक्त की कमी है, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आपके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे भी नजर आ रहे थे जिन्होंने मास्क नहीं लगाकर रखा था। एक तो कोरोना की बढ़ती हुई चाल मुंबई, पालघर, उसके आसपास के लोगों को परेशान कर रही है। ऊपर से ये जो निसर्ग तूफान आने वाला है, इसने और डरा कर रखा हुआ है। तो आप भी अपना ख्याल रखिए। सौरभ और तनुश्री लगातार हमें पल पल की जानकारी वहां से देते हुए, लेकिन इन सब के बीच देश के पश्चिमी तट पर निसर्ग तूफान की आहट है, तो दक्षिण में रात भर मानसून झूम के बरसता रहा। केरल के आसमान में काले काले बादलों ने डेरा डाल लिया है। मानसून जहां दक्षिण को सराबोर कर रहा है, तो वहीं उत्तर में मौसम के बदले मिजाज ने फसल को चौपट कर दी है, तो कहीं लोगों को घुटनों तक डुबो दिया है। अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम की तस्वीर, कोझिकोड, हैदराबाद, पणजी, धार, बड़वानी, खरगोन, प्रतापगढ़, अमृतसर और सवाई माधोपुर की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें आपने देख ली और अब बात करते हैं असम की, जहां पर कुदरत का ऐसा कहर टूटा है जिसमें अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 3 जिलों कछार, करीमगंज, हैलाकांडी में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई, जिसके मलबे में दबकर 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कछार जिले में तो एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है। असम में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण से लैंडस्लाइड हुआ और असम के 3 जिलों में हाहाकार मच गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब बात दिल्ली में कोरोना विस्फोट की, जहां वायरस ने सरकारी दफ्तरों पर भी अपना धावा बोल दिया है। एलजी दफ्तर के 13 स्टाफ और वित्त मंत्रालय के 4 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर सीमा सील होने की वजह से दिल्ली बॉर्डर पर दिन भर अफरा तफरी का माहौल रहा। हमें चिंता करने की, घबराने की इसलिए जरूरत नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हर रोज कैमरे पर आकर कहते हैं कि दिल्ली वालों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली में कोरोना से लड़ने का पूरा और पुख्ता इंतजाम है, लेकिन यही कोरोना उतनी ही तेजी से चिढ़ाता हुआ राजधानी में अपना आंकड़ा और दायरा बढ़ाता जा रहा है। तादाद 20,000 को पार कर चुकी है। कोविड-19 वायरस ने चंद दिनों पहले ही उपराज्यपाल के दफ्तर में घुसपैठ की थी, लेकिन अब उसने एलजी ऑफिस के 13 लोगों को अपना मरीज बना लिया है। एलजी अनिल बैजल के ऑफिस के 13 स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई है।
वित्त मंत्रालय में रेवेन्यू विभाग के 4 स्टाफ में भी वायरस की पुष्टि हुई है। 1 जून को ही दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर के 2 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इतना ही नहीं, अब तक दिल्ली पुलिस के 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जब से लॉकडाउन लागू है तभी से दिल्ली पुलिस सड़कों पर तैनात है और इसकी नतीजा ये निकला है कि अब दिल्ली पुलिस के 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इनमें सीनियर ऑफिसर से लेकर जूनियर ऑफिसर तक शामिल है। हालांकि इनमें से कुछ लोग ठीक भी हुए हैं और ये कहा जाए कि पुलिस जो लोग लापरवाही कर रहे थे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी लगातार कर रही थी, चाहे जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे थे या जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। और अब स्थिति ये पैदा हो गया कि वो खुद ही कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में दिल्ली में और तेजी से कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन उस आशंका पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने हरियाणा और यूपी से लगने वाली अपनी सीमाओं को सील करने का आदेश तो जारी कर दिया है, लेकिन असमंजस ऐसी जिसका कोई छोर ही नहीं। मुसाफिरों को सबसे ज्यादा खामियाजा गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर पर ही भुगतना पड़ा। गाजीपुर बॉर्डर आप देखिए कि पुलिस ने यहाँ पर सील किया हुआ है, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की गाड़ियां ही अंदर जा पा रही है और ऐसे में पीछे तक आप देख सकते हैं कि कितना लंबा यहाँ पर जाम लग गया है। दिल्ली पुलिस यहाँ मौके पर मौजूद है और सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है जिनके पास अधिकृत पास है या फिर जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं। हम खड़े हैं दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के बॉर्डर पर और यहाँ कल तक जहाँ गाड़ियाँ बिना रोक टोक आ जा रही थी, अब गाड़ियों को यहाँ पर चेक जांच किया जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें घुसने दिया जा रहा है। यहाँ दिल्ली की तरफ से उत्तर प्रदेश आने वाली गाड़ियों को भी चेक जांच के बाद ही जाने दिया जाता है, यानी पहले ही उत्तर प्रदेश की सीमाएं सील थी। दिल्ली में पिछले 3-4 दिनों से कोरोना से संक्रमित लोगों की तादाद औसतन 1000 के हिसाब से बढ़ते हुए 20,000 के आंकड़े को पार कर गई है। देश में दिल्ली का नंबर 3रा है। ऊपर से लॉकडाउन से अनलॉक में एंट्री, मतलब वायरस से जंग अभी और जोरदार होने वाली है। सुशांत मेहरा, पुनीत शर्मा और संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें देखी आपने। वैसे आज अनलॉक 1 का दूसरा दिन है। देश के शहरों में बाजार खुलने लगे हैं, सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ भी दिखने लगी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अलग अलग शहरों से आज तक संवाददाता, देखिए। लॉकडाउन 4 से बाहर निकलकर देश अनलॉक 1 के रास्ते पर चल पड़ा है, जिसका आज दूसरा दिन है। हालांकि कोरोना के साथ रहते हुए कोरोना से जंग जारी है, लेकिन शहरों की रौनक थोड़ी बहुत दिखने लगी है। सड़कों पर गाड़ियों की कतार फिर से नजर आने लगी है। बाजार में दुकानों के शटर खुल चुके हैं, लोगों की चहल पहल शुरू हो गई है। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां बाजार फिर से खुलने लगे हैं। अनलॉक 1 के दूसरे दिन चांदनी चौक, सरोजनी नगर और खान मार्केट समेत कई बाजारों में शोरूम के शटर ऊपर हुए। हालांकि ग्राहकों की पहली वाली भीड़ अभी नजर नहीं आ रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक बाजार के अंदर। बाजारों के अंदर दुकानें बेशक खुल गई हैं, लेकिन दुकानों से ग्राहक जो है वो नदारद है। लगातार पिछले कई दिनों से ये दुकानें ऑड इवन की तर्ज पर खुल रही थी, लेकिन अब बाजारों को पूरी तरह से खोल दिया गया है। गुलाबी नगरी जयपुर में लॉकडाउन खुलते ही कोरोना की रफ्तार भी बढ़ी है, लेकिन अनलॉक 1 के दूसरे दिन खुल चुके पर्यटन स्थलों पर जनता भी थोड़ी बहुत बढ़ने लगी है। वैसे इनमें भी तादाद विदेशी पर्यटकों की ज्यादा है, जो यहाँ लॉकडाउन के पहले से फंसे हुए हैं। कोरोना से खतरों के बीच राजस्थान सरकार ने आज से जनता के लिए अपने सारे पर्यटन स्थल और मॉन्यूमेंट्स खोल दिए हैं। धीरे धीरे लोग घरों से निकलना शुरू हुए हैं। हालांकि आज पूरे राजस्थान में पर्यटन स्थलों पर मॉन्यूमेंट्स पर 2-3 हजार से ज्यादा लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी कोरोना से जंग लड़ते हुए वापस पटरी पर लौटने की जद्दोजहद कर रही है। अनलॉक 1 में उद्धव सरकार ने रियायतों का ऐलान किया है, जिसका असर आज दूसरे दिन से ही दिखने लगा है और 3 जून से तो और ढील मिलने वाली है। तकरीबन 11 हफ्तों के बाद आखिरकार मुंबई में लोग सड़कों पर निकलेंगे। हालांकि 3 जून से सिर्फ वॉकिंग यानी कि एक्सरसाइज करने की अनुमति दी गई है, लेकिन जाहिर सी बात है मुंबई का मरीन ड्राइव एक्सरसाइज करने के लिए सबसे फेवरेट रहा है, तो कई सारे लोग यहां पहले की तरह आने की उम्मीद है।
दिल्ली मुंबई के अलावा देश के दूसरे शहरों में भी अनलॉक 1 के दूसरे दिन हलचल नजर आई। पटना में तो इतनी गाड़ियां सड़कों पर निकल आईं कि जाम की स्थिति पैदा हो गई। सूरत में भी 70 दिनों के बाद टेक्सटाइल मार्केट खुल गए हैं। भोपाल के मंदिरों से भी घंटियों की आवाजें आने लगी हैं। जम्मू और श्रीनगर में भी सड़कों पर अच्छी खासी गाड़ियां दिखने लगी हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में प्राइवेट बस सर्विस फिर से आज शुरू हो गई। शहर शहर से आई तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कोरोना काल में हालात को सामान्य करने की कोशिश शुरू तो हो गई है, लेकिन जनता अभी सावधानी और एहतियात के रास्ते चलने में ही अपनी भलाई मान रही है। दिल्ली से सुशांत मेहरा, मुंबई से विद्या और जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। 2 गज की दूरी बेहद जरूरी, सावधानी ही बचाव का एकमात्र तरीका है इस कोरोना संकट से। आगे बढ़ते हुए अब बात दिल्ली की सियासत की, जहां विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी ने सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैसला किया है। पार्टी ने मनोज तिवारी के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया है। नए चेहरे आदेश गुप्ता को दिल्ली में पार्टी की कमान सौंपी गई है। गायकी के सही सुर और अदाकारी की सही ताल मिलाकर मनोज तिवारी ने दिल्ली की सियासत में भी गहरी पैठ बना ली थी। बीजेपी सांसद बनने के साथ साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की अहम कमान का आशीर्वाद भी पार्टी ने थमा दिया था। लेकिन पुरानी कहावत है, हर दिन होत न एक समान। जी हाँ, मनोज तिवारी को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। मनोज तिवारी की जगह पार्टी के एक नए चेहरे आदेश गुप्ता पर भरोसा करते हुए उन्हें दिल्ली बीजेपी की गद्दी सौंपी गई है। आदेश गुप्ता पहली बार 2017 में पार्षद चुने गए थे और 1 साल बाद नॉर्थ एमसीडी के मेयर बने। उनकी साफ सुथरी छवि और मृदुभाषी होना उनके हक में काम कर गया। कि पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं समझता हूं कि मैं निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के भावनाओं की सम्मान करते हुए पार्टी को विस्तार करूंगा और मजबूत करने का पूरा हमारा प्रयास होगा। एक बड़ा सवाल है कि 3.5 साल में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष रहे मनोज तिवारी से कुर्सी छीनने के लिए पार्टी क्यों मजबूर हो गई। दरअसल फरवरी के चुनाव में बीजेपी को लगातार दूसरी बार आम आदमी पार्टी के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी थी। हार के बाद ही पार्टी में समीक्षा बैठकों में बतौर प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के कामकाज को लेकर कई नेताओं ने उंगलियां उठाई। सबसे बड़ा आरोप तालमेल का अभाव था, क्योंकि नेताओं ने यह आरोप लगाए कि तिवारी बतौर अध्यक्ष न तो पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिला पाए और न ही वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर काम कर पाए। हम जमीनी स्तर पर अपने संगठन का विस्तार करेंगे, पार्टी को नए आयामों से जोड़ेंगे, नई सर्वस्पर्शी बनाएंगे, ज़्यादा जगह पार्टी का विस्तार हो, ऐसा हमारी कोशिश रहेगी। मनोज तिवारी को अध्यक्ष बनाने के पीछे एक करिश्माई चेहरा होने के साथ ही दिल्ली के बड़े पूर्वांचली वोट बैंक को साधना भी था। ऐसे में दिल्ली के 7 बीजेपी सांसदों और कई दिग्गजों को साथ लेकर चलना आदेश गुप्ता के लिए एक कड़ी चुनौती होगी। दिल्ली से अंकित यादव के साथ आज तक ब्यूरो। कुल 11 साल का राजनीतिक करियर मनोज तिवारी का 3.5 सालों से दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के पद पे थे और आज उन्हें हटा दिया गया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।